क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, लास्ट टाइम हमने क्रैकिंग की हेडिंग डाली थी एंड आई टोल्ड यू अबाउट क्रैकिंग. इट इज सेम एज दैट यू स्टडीड इन ग्रेड 11. That is, it is a decomposition or a breakdown of a larger hydrocarbon molecule into a smaller, more useful product. Cracking में you heat in the absence of oxygen. You heat any alkane. Heat alkane, of course, in absence of oxygen or in absence of air. Because if you are going to heat it in the presence of oxygen, it will be combusted, not cracked. ठीक है. तो आपने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करना है. सेकेंडली, यू यूज डिफरेंट कैटलिस्ट व्हाइल क्रैकिंग अ हाइड्रोकार्बन चेन. These catalyst can be your silicon dioxide or aluminum oxide. Silicon dioxide is known as silica and aluminum oxide is known as alumina. ठीक है जी. जब आप अल्केन मॉलिक्यूल को क्रैक करेंगे, द कार्बन चेन दे ब्रेक डाउन टू गिव यू डिफरेंट अल्केन्स, एल्कीन्स एंड समटाइम्स इट आल्सो गिव्स यू हाइड्रोजन. ठीक है. इसके क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम आगे चल के करेंगे इसके क्वेश्चंस. इसलिए आपको क्रैकिंग याद होनी चाहिए, वही वाली जो आपने ग्रेड 11 में पढ़ी थी. क्रैकिंग के साथ हम कोई डिफरेंट रिएक्शंस भी करते हैं. लाइक ये हेप्टेन चेन है जो कि हम यूजुअली एज अ पेट्रोल यूज कर रहे होते हैं. तो इसकी हम लोग आइसोमराइजेशन भी करते हैं. लाइक वी मेक अ ब्रांच हेप्टेन आउट ऑफ इट एंड वी मेक अ साइक्लिक एल्केन आउट ऑफ इट, जिसको हम रिफॉर्मिंग भी कहते हैं. दिस इज डन टू इंक्रीज द रिसर्च ऑक्टेन नंबर ऑफ अ फ्यूल. जो आपने हाई ऑक्टेन सुना होगा, तो वो हाई ऑक्टेन बेसिकली हमारा ब्रांच आइसोमर होता है ऑक्टेन का. तो उससे क्या होता है, कंबशन थोड़ी स्मूथ हो जाती है, गाड़ी में नॉकिंग कम होती है. नॉकिंग इज जो कंबशन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जब बर्स्ट होती है इंजन के अंदर, जब वो बर्न होती हैं, तो वो सडन बर्स्ट होती हैं, सडन एनर्जी देती हैं, जिसकी वजह से इंजन पे एक प्रेशर्स आते हैं जिसको हम कहते हैं नॉकिंग ऑफ कार इंजन्स. तो अगर हम रिफॉर्मिंग या आइसोमराइजेशन करते हैं तो इट गिव्स यू हाइड्रोकार्बन चेन विच आर ब्रांच चेन्स और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन चेन्स, जिसकी वजह से कंबशन थोड़ी सी स्मूथ होती है. इसलिए हम कहते हैं कि एंटी नॉक प्रॉपर्टीज आ जाती है फ्यूल के अंदर. बट दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. तो बस हम क्रैकिंग क्या होती है वो हमें पता होनी चाहिए कि क्रैकिंग may give you smaller hydrocarbon molecules, sometimes some alkene molecules, sometimes some alkane molecules, and it can also give you some hydrogen gas as well. Maria, मतलब यू आर नॉट सपोज टू नो दैट जो रिफॉर्मिंग और आइसोमराइजेशन आप पूछ रहे हैं. यू शुड जस्ट नो अबाउट क्रैकिंग. द क्रैकिंग में आपके पास, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसकी क्रैकिंग की है डेकेन की 10 हाइड्रोकार्बन चेन की, तो इससे हमें एक प्रोपेन मिला है और इथीन मिल रहा है जो कि एक एल्कीन है, और एक और एल्कीन मिल रहा है जो कि पेंटीन है. बट समटाइम्स हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती है. लाइक इफ यू आर गोइंग टू क्रैक लेट्स से ऑक्टेन, so you may get 2 moles of butene and hydrogen gas, because if you just balance the number of carbon and hydrogen atoms on the right and left hand side, तो right hand side पे we have 8 carbon atoms, तो left पे भी 8 होने चाहिए. left पे you have 18 hydrogen atoms, तो right पे भी 18 होने चाहिए. 2 is 16 plus 2 is 18. That's what cracking is. ठीक है. क्वेश्चंस में आगे हम चल के देखेंगे इसको. Right now we are going to start our new chapter, that is alkenes. अब alkenes क्या होते हैं? दोस हाइड्रोकार्बन विच हैज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ठीक है. अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने की वजह से एल्कीन की कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो अफेक्ट होती हैं. वो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? देखें, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा तो डबल बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू साइडवेज पी एंड पी ऑर्बिटल ओवरलैप. तो जो इसका शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, इट इज अबव एंड बिलो द एक्सिस ऑफ दिस मॉलिक्यूल. मतलब जो शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो एक्सिस है उसके अबव एंड बिलो होता है. मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो द एक्सिस, नॉट अलोंग द एक्सिस. जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है, इट इज कंसंट्रेटेड अबव एंड बिलो द एक्सिस. मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज रीजन फैला के बैठा हुआ होता है एक्सिस के ऊपर. अब इससे होता क्या है, एल्कीन्स बिकम मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स. अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल इज योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, लेट्स से इफ इट इज पासिंग बाय योर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
it will be attracted towards this electron, negative electron charge density. इसको हम कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी. ये जो वर्ड है ना चार्ज डेंसिटी, बेसिकली डेंसिटी इज द स्प्रेड ऑफ चार्ज ओवर अ पर्टिकुलर वॉल्यूम. इसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी. ठीक है, दिस थिंग इज नोन एज चार्ज डेंसिटी. अगर चार्ज ज्यादा चार्ज कम वॉल्यूम पे स्प्रेड आउट हुआ है तो हाई चार्ज डेंसिटी है. अगर वो चार्ज ज्यादा वॉल्यूम पे स्प्रेड आउट हुआ है तो कम चार्ज डेंसिटी होगी. जितनी चार्ज डेंसिटी हाई होगी उतना ज्यादा रीजन नेगेटिव होगा और उतना इजिली वो किसी पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है. ठीक है. सो द crux of all of this thing is that you have to remember that when you have a carbon carbon double bond, the electrophiles will be attracted to the electron density in the double bond. That's it. ये बात आपको पता होनी चाहिए. अब एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज हम ऑलरेडी बना सकते हैं. आपको बल्कि मैं एक हेडिंग्स डाल के दे देता हूं. यू शुड मेक द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स बाय योरसेल्फ. लाइक ऑक्टीन तक बनाए आप. मतलब if I ask you to make the homologous series of alkenes, the first alkene that we have is ethene, because alkene starts from two carbon atoms. क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने के लिए इट्स अ मस्ट दैट वी मस्ट हैव एटलीस्ट टू कार्बन एटम्स ना, उसी के बीच में डबल बॉन्ड बनाओगे. तो आपने इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है. जनरल फॉर्मूला आपको एल्कीन्स का पता है. व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन्स? एल्कीन्स को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं due to the presence of carbon carbon double bond. And alkenes are following this general formula CnH2n. ठीक है. अब आपने इनका होमोलोगस सीरीज बनाना है. होमोलोगस सीरीज में क्या क्या आपने लिखना है भाई? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फर्स्ट. on the basis of number of carbon atoms you going to decide the name of the alkene. Then from the general formula of alkene you can make the molecular formula of all the alkenes. molecular formula बनाने के बाद you should make a displayed formula of all the alkenes. displayed formula बनाने के बाद you should know how to make the structural formula of all the alkenes. ठीक है. नेमिंग में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली है ये सारी चीजें. स्केलेटल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो हमें दोबारा से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. स्केलेटल फॉर्मूला अगर बनाएंगे आप तो एल्कीन स्टार्ट्स फ्रॉम टू कार्बन एटम्स, राइट. उसका नेम आपको पता है, इथीन है. eth is representing two carbon atom and ene represents its functional group which is carbon carbon double bond. तो इसका स्केलेटल फॉर्मूला आप ऐसे बनाएंगे इथीन का. you draw two carbon atoms parallel, two lines parallel to each other representing ethene. इसी तरह अगर प्रोपीन का आप स्केलेटल फॉर्मूला बनाएंगे तो प्रोपीन हैज थ्री कार्बन एटम्स, तो इसका स्केलेटल फॉर्मूला इस तरह से बनेगा. ब्यूटीन का आप यू कैन ड्रॉ टू ब्यूटीन्स, ब्यूट वन इन जो ये होगा, या फिर अगर आप ब्यूटीन का सेकेंड आइसोमर बना रहे हैं तो ब्यूट टू इन ये हो जाएगा. ठीक है, ये आप कर लेंगे. ठीक है. इसी तरह पेंटीन का और इनका अगर मैं ब्यूटीन का ब्यूट वनीन और ब्यूट टू इन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाता हूँ तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये होगा CH2CH CH2 and CH3. और जो ब्यूटीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा इट वुड बी CH3CH एंड CH3. आपको यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की क्वांटिटी देख के खुद ही समझ आ जाएगा कि these two carbon atom must have a carbon carbon double bond. Similarly, these two carbon atom in butadiene must have a carbon carbon double bond. Right? तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप ये कर लेंगे. आई एम लीविंग दिस पेज फॉर यू कि आप इसको खुद बनाएं. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स. एल्कीन्स के हमने कितने रिएक्शंस पढ़ने हैं पहले तो मैं वो सारे लिख देता हूं आपके, ताकि आपको पता हो कि एल्कीन्स के क्या क्या रिएक्शंस हैं. देखिए मैं एल्कीन का जो फर्स्ट रिएक्शन आपको पढ़ना है वो है कंबशन रिएक्शन. इट इज सिमिलर टू कंबशन ऑफ एल्केन्स, एग्जैक्टली सिमिलर टू कंबशन ऑफ एल्केन्स. ठीक है. एल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी. आप पेंटेन के भी स्ट्रेट चेन के टू आइसोमर्स होंगे.
अच्छा, एल्केन्स में सेकंड रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन था, एल्कीन्स में जो सेकंड रिएक्शन है वो होते हैं एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। या आपने ग्रेड 11 में भी पढ़े, इज अ एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। जो एल्कीन का फर्स्ट एडिशन रिएक्शन आपने पढ़ा था, वो था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको आप हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स भी कहते हैं, मार्जरीन मेकिंग वाला हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, यहां भी पढ़ेंगे आप। सेकेंड एडिशन रिएक्शन वाज एडिशन ऑफ ब्रोमीन, जिसको आप ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स भी कहते हैं। दिस रिएक्शन वाज आल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर एल्कीन या टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, जिसमें ब्रोमीन डीकलराइज हो जाती थी। थर्ड रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स में आप हाइड्रोजन क्लोराइड को भी ऐड करवा सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को भी करवा सकते हैं। फोर्थ रिएक्शन ऑफ एल्कीन वाज एडिशन ऑफ स्टीम, अल्कोहल प्रोडक्शन वाला, जिसको आप हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स भी कहते थे। राइट। तो ये चार रिएक्शंस आपने एल्कीन्स के पढ़ने हैं। इसके अलावा आपके पास एडिशन रिएक्शन में ये चार रिएक्शंस हैं। इसके अलावा एल्कीन का एक और रिएक्शन आएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। ये न्यू रिएक्शन है, ये आपने ग्रेड 11 में नहीं पढ़ा है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स में वी हैव टू टाइप ऑफ रिएक्शन। एक हम पढ़ेंगे माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, जिसमें हमारे पास डायोल्स बनेंगे। अभी क्या होते हैं ये आगे चल के देखेंगे। और एक हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, इसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो अभी आगे चल के देखेंगे। अच्छा, ये तो एल्कीन्स के रिएक्शंस हैं। इसके अलावा आप एल्कीन्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है वो भी देखेंगे। रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स के बाद आपने फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स भी देखना है कि एल्कीन्स कौन कौन से रिएक्शन में प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स में फर्स्ट रिएक्शन वेयर यू कैन गेट एल्कीन इज क्रैकिंग ऑफ एल्केन, जो आप अभी देख रहे थे। ठीक है, और ये वाला पेज जो हम लिख रहे हैं, ये सारे रिएक्शंस पढ़ने के बाद ये पेज एज अ समरी भी यूज होगा आपके पास टू रिकॉल के एल्कीन्स के चैप्टर में क्या क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व थे। फिर एक आप पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हैलोजिनो एल्केन्स, इससे भी एल्कीन बनेगा आपके पास। और फिर आप पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स कर कर भी हम एल्कीन्स बनाएंगे। राइट, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो अभी हम कंबशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैं कंबशन आपको रिकॉल करवा देता हूँ। कंबशन वही है जो एल्केन्स में थी, और कंबशन में बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीजें पढ़नी है आपको। We have two types of combustion, complete combustion and incomplete combustion। जब हम एल्केन्स की कंप्लीट या एल्कीन्स की कंप्लीट कंबशन करते हैं, तो वी डू इट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन अगर एक्सेस सप्लाई में है तो दिस इज योर कंप्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन कब होती है? जब ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में होती है।
तब जो एल्केन्स में था ना बिल्कुल वैसा ही है तो। ओके। तो इसको दोबारा लिखने के बजाय ना, लेट्स कॉपी पेस्ट फॉर्मेट। बर्निंग ऑफ एल्कीन्स विद ऑक्सीजन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन। एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन प्रोडक्ट्स आपको पता है, कंप्लीट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह या सूट भी बन सकता है। कंप्लीट कंबशन की इक्वेशन आपको अगर बनाने के लिए कहता है, तो आपको प्रोडक्ट्स इसमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, तो कंप्लीट कंबशन की इक्वेशन आप बना सकते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन की इक्वेशन आप खुद से नहीं बना सकते जब तक कि वो सारे प्रोडक्ट्स ना बताए कि उस पर्टिकुलर एल्कीन की कंबशन में क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। कंप्लीट कंबशन की इक्वेशन आपको बना के बैलेंस करनी आनी चाहिए। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ वी हैव ऑक्टीन combusted, sorry, octane is C8H16. Let's say it is completely combusted, so the combustion product would be carbon dioxide and water. And you should know how to balance this equation. You will get 8 moles of carbon dioxide, hydrogen 16 है तो divide by 2 करके 8 moles of water. And in order to find the moles of oxygen, you can use this formula where X is your number of carbon atoms and Y is your number of hydrogen atoms in the alkene molecule. So this would be 8 plus 16 over 4. So this is 4 ones are 4, 4 fours are 16, and 8 plus 4 is 12. And it is being done for 1 mole of alkene. ठीक है, ये आप लोग कर लेंगे होपफुली। आगे बढ़े, प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक किसी को? अच्छा जी, अब जो रिएक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। और एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स में हम लोग हाइड्रोजनेशन देखेंगे। और आपका, अच्छा मुझे जरा 1 मिनट दो ना, तो मैं, अच्छा भाई, एक है हमारे पास एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स में। रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स अभी थोड़ा सा अरेंजमेंट आगे पीछे है। हमने पहले हाइड्रोजनेशन रखा था, मैंने यहाँ पे पहले एल्कीन्स का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ बना दिया। अब हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी हो सकता है। लेट्स से इथीन के साथ अगर मैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाऊंगा, तो ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगा, और अब प्रोडक्ट में जो फैमिली बनेगी वो हैलोजिनो एल्केन्स कहलाता है, जिनको हम एल्काइल हैलाइड्स भी कह सकते हैं, बट यूजुअली हम लोग हैलोजिनो एल्केन्स कहेंगे इनको। इसमें क्या होगा, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। बोथ ऑफ दीज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विल हैव वन वैलेंसी फ्री। और ये जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल है, इट विल समहाउ ब्रेक डाउन, एंड वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम विल गेट अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। और एक ब्रोमीन जो है वो दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे अटैच्ड हो जाएगा, तो एक जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, एक जगह ब्रोमीन आ जाएगा। इसको स्टेप बाय स्टेप अभी पढ़ना है, हमने इसका रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है एक्चुअली। बस मैं एक पहले रिकैप दे रहा हूँ, फिर एक एक करके इन सारे रिएक्शंस को अलग अलग से पढ़ते हैं। ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स जो टेस्ट फॉर एल्कीन्स के लिए भी यूज होता है, इट ऑल्सो हैपेंस एट रूम टेम्परेचर। हियर इफ यू आर रिएक्टिंग अ ब्रोमीन मॉलिक्यूल विद एल्कीन, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खत्म होगा, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक एक ब्रोमीन आ जाएगा, 1,2 डायब्रोमोइथेन बन जाएगा। तो ब्रोमीन जो है वो ऑरेंज से डीकलराइज हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स अगर आपको याद हो, तो आपने इसमें क्या किया था, आपने एल्कीन्स को रिएक्ट करवाया था स्टीम के साथ। जब आप एल्कीन्स को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अल्कोहल प्रोडक्शन होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिएक्शन कंडीशंस में आपने कंसंट्रेटेड फास्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट लिया था, और टेम्परेचर अराउंड 350 डिग्री सेल्सियस लेते हैं आप इसमें, और जो प्रेशर लेते हैं वो अराउंड 65 एटमॉस्फेयर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एल्कीन से अल्कोहल बन जाता है, क्योंकि जो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इसमें से एक कार्बन एटम पे हमारे पास वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, और दूसरे कार्बन एटम पे अल्कोहल आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, याद आ गया ये रिएक्शन। सेकंड जो आपके पास रिएक्शन है, वो है एल्कीन्स का हाइड्रोजन गैस के साथ, जो हमने सबसे पहले लिखा था। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, जो आपने ग्रेड 11 में मार्जरीन मेकिंग रिएक्शन के नाम से भी पढ़ा था। ठीक है जी, तो इसमें एल्कीन से एल्केन बन जाता है, इथीन से इथेन बन जाता है।
तो ये वाले रिएक्शंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस अब हमने ना इनको थोड़ा सा डिटेल में रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ देखना है। और रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, हमें ये बताना होगा कि पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा। चलो, अच्छा जी, जो पहला रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स में हाइड्रोजन क्लोराइड भी हो सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी हो सकता है, हाइड्रोजन आयोडाइड भी हो सकता है, बट यूजुअली इसके साथ रिएक्शन दिखाया नहीं जाता। हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा वो मुश्किल होता है क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रांग होता है। बट यूजुअली यू विल बी सीइंग दिस रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड, and this will, if you are reacting alkene with hydrogen chloride, you will get chloroalkane as a product. Here alkene was ethene, so chloroethene मिल रहा है। ये जो रिएक्शन है, इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म का नाम है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। आपने अल्केन्स में एक रिएक्शन पढ़ा है जिसको हम कह रहे थे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें भी अच्छा हेलोजन एल्केन ही बन रहे थे, बन उसमें भी हेलोजन एल्केन रहा था, बट उसमें जो प्रोसेस था, जो रिएक्शन मैकेनिज्म था वो डिफरेंट था। उसमें हेलोजन एटम जो है वो एज अ फ्री रेडिकल आता है, एल्केन्स में वो किसी कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएगा और फिर दूसरा फ्री रेडिकल आके उस कार्बन उस हाइड्रोजन की जगह पर कार्बन का साथ बॉन्ड बना देता है। यही हो रहा था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, और एडिशन कहाँ पे होगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में होगी। एल्कीन्स में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड खत्म होगा और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में से किसी एक के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा, किसी एक के साथ क्लोरीन लग जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से होता है, हमें ये देखना है। अच्छा, अब कोशिश करो अगर ये साथ साथ बना सकते हो तो बना लेना। मैं भी ये पूरा हटा के फिर आपको स्टेप बाय स्टेप ये दिखाता हूँ। मेरे पास ये एल्कीन मॉलिक्यूल है, दैट इज माय इथीन मॉलिक्यूल। इसके साथ मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ हाइड्रोजन क्लोराइड। नाउ इफ यू सी अ हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल, ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल है, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन में, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। जी एलिजे बस रिकॉल करा देना मुझे। अच्छा, chlorine is more electronegative than hydrogen, so the shared pair of electron between hydrogen and chlorine will always stay more towards the chlorine atom, due to which chlorine atom will always have a partial negative charge and a hydrogen atom will always have a partial positive charge. ये जो मैं partial charges बना रहा हूँ, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है रिएक्शन मैकेनिज्म में। अब होता क्या है कि when this HCl molecule approaches this double bond, right, इस डबल बॉन्ड को जब ये अप्रोच करेगा तो इस ओरिएंटेशन में भी बना सकते हैं इसको। मैं आपको इस HCl मॉलिक्यूल को इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली अगर इस ओरिएंटेशन में फिलहाल बना दूं तो आपको चीज ज्यादा अच्छी समझ आएगी कि इस क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है एंड दैट क्लोरीन हाइड्रोजन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। देखिए भाई, होना क्या है इसमें, जो क्लोरीन एटम है, इट हैज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन एटम हैज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दिस मॉलिक्यूल, दे आर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, तो ये इथीन मॉलिक्यूल से जाके टकराएगा। अगर ये इस ओरिएंटेशन में जाता है, लेट्स से क्लोरीन अप्रोचेस दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो हमारी क्या बात हुई है अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैज अ हाई इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी अबव एंड बिलो द एक्सिस। तो ये रीजन जो है ना वो नेगेटिव हुआ हुआ है। इफ दिस HCl molecule approaches from chlorine atom to this double bond, तो ये रिपेल होगा, दूर चला जाएगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव के आसपास जा रहे हैं ना। But let's say if this hydrogen atom approaches this carbon carbon double bond, तो फिर ये अट्रैक्ट होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये अट्रैक्ट किस तरह से होगा, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट दिस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। अब जब ये इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा तो हमें रिएक्शन मैकेनिज्म में किस तरह से शो करना होगा कि ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसको हम शो करते हैं एक कर्ली एरो से। अब कर्ली एरो क्या होता है, देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये कर्ली एरो।
आपने कभी भी एरो को इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा होगा जितना आज पढ़ने जा रहे हो। दिस कर्ली एरो हैज अ हेड एंड अ टेल। जो कर्ली एरो का हेड है ये रिप्रेजेंट करेगा आपका पॉजिटिव चार्ज को, मतलब ये पॉजिटिव की तरफ आप हेड बनाएंगे इसका। और ये जो इसकी टेल है कर्ली एरो की, ये आप बनाते हैं नेगेटिव चार्ज की तरफ, जो नेगेटिव रीजन है आपका। तो direction of this curly arrow will always be from negative charge density to the positive charge density. This negative charge of the double bond is trying to attract this partial positive hydrogen. This curly arrow की direction I'll start from a carbon-carbon double bond and towards the partial positive hydrogen. Now this carbon-carbon double bond when attracts this partial positive hydrogen, तो ये जो shared pair of electron है which was already more towards the chlorine atom as chlorine is more electronegative, तो ये शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को और रिपल्जन मिलेगी। दिस शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मूव मोर टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम लाइक दिस, मतलब रिपेल होके पुश होगा वो और वो क्लोरीन एटम की तरफ जाएगा। अल्टीमेटली व्हाट क्लोरीन विल डू, इट विल टेक दिस शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इट। मतलब वो पहले ही चाह रहा था कि वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाए, अब तो उसको और मौका मिल गया, पीछे से पुश मिल रहा है, वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी लेके बाहर आ जाएगा। लेकिन ये चीज ना मैं नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खत्म हो गया, मतलब इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द सिंगल बॉन्ड। व्हाई? बिकॉज दिस हाइड्रोजन एटम इज कमिंग टू दिस डबल बॉन्ड विदाउट एन इलेक्ट्रॉन नाउ। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होके इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास आएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होके इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास आएगा तो हम इसको क्या कह सकते हैं? दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या था? इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। और जब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास आएगा तो दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विल गिव वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन टू दिस हाइड्रोजन एटम इन ऑर्डर टू मेक अ डेटिव बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बन रहा होगा ये डेटिव बॉन्ड बन रहा होगा, लेकिन हम इसको डेटिव बॉन्ड के एरो की तरह शो नहीं करते। अब होगा क्या? दिस हाइड्रोजन will either get attached to the first double bonded carbon atom या फिर सेकंड के साथ अटैच हो जाएगा। You can attach it to either carbon atom, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी आप किसी के साथ भी इसको अटैच कर दें। लेट्स से मैं लेफ्ट वाले के साथ कर देता हूँ। अगर आप इन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स देखें ना, तो कार्बन के जो फर्स्ट वाला कार्बन है, इसके अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो फर्स्ट वाले कार्बन ने इट इज मेकिंग वन बॉन्ड विद द हाइड्रोजन एटम ऑन द टॉप, वन हाइड्रोजन विद लेफ्ट, और एक राइट वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और एक यहाँ पे इस हाइड्रोजन के साथ इसको बॉन्ड बनाना है। तो इस हाइड्रोजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन कहां से आया? बेसिकली कौन सा कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देगा? जो राइट पे कार्बन है ना, ये वाला कार्बन इसका हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। बेसिकली जो डबल बॉन्ड के दो कार्बन एटम्स थे, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो ये थे। इसमें से जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो कुछ ज्यादा ही ऊपर नीचे घूम रहे थे, मतलब वो कार्बन की पहुंच से थोड़ा सा ऊपर नीचे हुए हुए थे, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है हाइड्रोजन के पास। अब ये शो नहीं करना होता है इस पे, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई इनमें से कोई पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास चला गया। अब वो राइट वाले कार्बन का भी हो सकता है, लेफ्ट वाले कार्बन का भी हो सकता है। जब बॉन्डिंग बनी हुई है ना, तो कौन किसका वो कुछ नहीं पता होता इन दोनों कार्बन को। वो दोनों कार्बन ये समझते हैं कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, तभी तो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है और इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। यही तो कोवलेंट बॉन्डिंग है। तो ना तेरा ना मेरा वो वाला हिसाब है। तो जो शेड पेयर या पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया इस कार्बन के पास। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स आपको शो नहीं करने, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू राइट नाउ, इसलिए मैं ये इलेक्ट्रॉन ना अभी यहाँ पे बने हुए दिखा रहा हूँ। अब हुआ क्या कि जो राइट वाला कार्बन है उसके पास तो अपने पे तीन ही इलेक्ट्रॉन रह गए ना, तो इस ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा लाइक दिस, है ना। और ये जो क्लोरीन एटम था, ये जो इलेक्ट्रॉन लेके भागा है हाइड्रोजन का, इस क्लोरीन एटम पे क्या अभी भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा? नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का भी लेके निकल गया। तो इस क्लोरीन एटम पे एक पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, और उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम एज अ लोन पेयर दिखाएंगे लाइक दिस। अब इस रिएक्शन में जो इसका जो बीच में अभी ना इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है, अभी तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, और उस फाइनल प्रोडक्ट में आप फिर फाइनल प्रोडक्ट दिखाएंगे तो वो उसका लास्ट स्टेप होगा रिएक्शन का। ठीक है। अब क्या होगा
ये जो क्लोरीन है ये अटैक करेगा इस पॉजिटिव कार्बन को, और ये लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ये जो चीज बीच में बनी है ना, इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। दिस इज नोन एज इंटरमीडिएट, एंड दिस इंटरमीडिएट हैज अ स्पेशल नेम विच इज नोन एज कार्बोकैटाइन। जो इंटरमीडिएट बना है, इंटरमीडिएट क्या है कि वो मॉलिक्यूल या वो मॉलिक्यूलर आइन जो इन बिटवीन द रिएक्शन बन रहा है, बट इट विल नॉट एग्जिस्ट एज द फाइनल प्रोडक्ट, इट विल चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट। And this particular intermediate in this reaction is known as carbocation. This has another name which is also known as carbonium ion. And this chlorine will attack this positive carbon, और फाइनल प्रोडक्ट में हमें किसी एक कार्बन पे हाइड्रोजन दिखेगा और एक कार्बन पे क्लोरीन दिखेगा, लाइक दिस। Intermediate is just a molecule or molecular ion that has been formed in between the reaction, but it won't appear in your final product. वो इंटरमीडिएट है, बीच की एक चीज बनी है, उसको इंटरमीडिएट कह रहे हैं बस। तो दिस रिएक्शन मैकेनिज्म इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों? देखो डबल बॉन्ड में एडिशन हुई है, क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन हुई? क्या कोई एटम जो पहले से था क्या वो निकला? नहीं। वी हैड 2 कार्बन एटम्स, वो अभी भी वहीं अपनी जगह पर है। 4 हाइड्रोजन एटम्स, वो अभी भी अपनी जगह पर है, बस न्यू एटम्स आके ऐड हो गए। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एंड व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल से कहानी स्टार्ट हुई है सारी, पहले इलेक्ट्रोफाइल जाके ऐड हुआ है। डेटिव बॉन्ड के लिए दूसरा कार्बन इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, जो सेकंड, अगर आप कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो इस बार क्लोरीन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, और अगर आप फर्स्ट कार्बन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो उसमें कार्बन दे रहा था। आई बात समझ? आगे बढ़े। अगर यही रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ देखते, लाइक एल्कीन रिएक्टिंग विद ब्रोमीन, वो ब्रोमीन लिक्विड भी हो सकता है और एक्वस ब्रोमीन भी हो सकता है, दोनों का सेम रिएक्शन होगा, जिसको हम टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी कहते हैं। लेट्स से वी हैव इथीन रिएक्टिंग विद ब्रोमीन, हाइड्रोजन के डेटिव बॉन्ड में सेकंड कार्बन देगा, यस राइट वाला, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच्ड हो रहा है, तो उसमें बेसिकली जो पाई बॉन्ड था ना, पाई बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया हाइड्रोजन के पास। अब इन दोनों कार्बन को नहीं पता कि वो किसका इलेक्ट्रॉन था, वो दोनों कार्बन इस शेड पेयर को अपने ही समझते थे। ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगेगा तो एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बात आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि दो डबल बॉन्डेड कार्बन हमेशा एडजेसेंट में होंगे एक दूसरे के, और जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है उसके बराबर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब जिस पे हाइड्रोजन नहीं लगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये आपको याद रखनी है बात। नाउ फॉर ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड नहीं है, इसमें ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, तो डबल इसमें भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी। अब इलेक्ट्रोफाइल कहां से आएगा अभी आपने देखना है। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म होगा, डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम की एक एक वैलेंसी फ्री होगी और ब्रोमीन लग जाएगा। अब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म आपको जरा समझना है कि इसमें क्या हो रहा है। अब देखें, इसमें ऐसा है कि हमारे पास के जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, अब इस पे तो पहले से पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं थे ना। अब मैंने ये जो इथीन मॉलिक्यूल है थोड़ा सा टिल्ट करके बना दिया है। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए कि मैं थोड़ी सी डिफरेंट ओरिएंटेशन में आपको दिखाना चाह रहा हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म, क्योंकि आपके पास डिफरेंट ओरिएंटेशन में पास पेपर्स में बना हुआ दिख सकता है। अच्छा भाई, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि आपके पास ये इथीन मॉलिक्यूल है जिसको मैं थोड़ा सा वर्टिकली बना रहा हूँ इस बार, आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने थोड़ा सा इस तरह से ओरिएंटेशन चेंज करनी है बस इसकी। You have a carbon carbon double bond and you have two hydrogen atoms attached to these double bonded carbon atoms. Now you have a bromine molecule. अब ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूल है
it does not have a partial positive or negative charges because these two bromine atoms are same atoms. So they have same electronegativity. So there is no electronegativity difference between them. Now when this bromine molecule approaches this carbon-carbon double bond, because they are moving randomly in all direction, and when this ethene molecule and bromine molecule, they're gonna collide. When this bromine approaches the carbon-carbon double bond, what happens? Due to the high electron charge density around this carbon atom, this charge density repels this shared pair of electron towards the bromine atom which is away from the double bond. ठीक है, इसकी वो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को मतलब शेड पेयर को रिपेल करेगा उस ब्रोमीन एटम की तरफ जो डबल बॉन्ड से दूर है. तो उस ब्रोमीन that bromine atom will get a partial negative charge because this shared pair of electron is now pushed towards this bromine atom, and the other bromine atom which is nearer to the double bond will start getting a partial positive charge. Now again that carbon carbon double bond will attack this positive bromine. ठीक है, उसके बाद क्या होगा? अगेन सेम थिंग विल हैपन. इसमें पहले से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं था ब्रोमीन पे, लेकिन जनरेट हो गया जब वो डबल बॉन्ड के पास गया, डबल बॉन्ड की हाई इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी की वजह से. तो दिस वन ऑफ द ब्रोमीन एटम विल गेट अटैच टू वन ऑफ दिस कार्बन एटम. आप किसी भी कार्बन पे अटैच कर दें इसको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. बट द एडजेसेंट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विल बी गेटिंग अ पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस ब्रोमीन एटम जो कि इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया दूसरे वाले ब्रोमीन का, उस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. एंड दिस नेगेटिव चार्ज मींस बिकॉज इट हैज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो एक लोन पेयर शो करेंगे इस पे. एंड देन दिस ब्रोमीन एटम विल अटैक दिस पॉजिटिव कार्बन, और यहां भी इस इंटरमीडिएट को हम कार्बोकैटाइन ही कहेंगे. ठीक है, इसका नाम कार्बोनियम आइन भी होता है. दोनों ही नाम मिल सकते हैं आपको क्वेश्चंस में, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं. एंड ये पहला स्टेप था. फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटाइन बना, इसको हम लिख भी देते हैं ना, दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप. लास्ट स्टेप में यहाँ पे ब्रोमीन आके अटैच्ड हो गया. तो जो प्रोडक्ट बना आपके पास, दिस इज 1,2 डाइब्रोमोथेन. हमारे यहाँ पार्शियल चार्जेस, अगर ब्रोमीन मॉलिक्यूल अकेला होता ना, दूर होता डबल बॉन्ड से, तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं था. बट व्हेन दिस ब्रोमीन मॉलिक्यूल गोज टुवर्ड्स द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के पास जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है ना, वो इसके शेड पेयर को उस ब्रोमीन एटम की तरफ पुश करेगी जो कि डबल बॉन्ड से दूर है. भाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है ना, तो वो बाय डिफॉल्ट इस नेगेटिव चार्ज को पुश करेगी towards the bromine atom which is away from the double bond. So this bromine atom will get a partial negative charge, and the bromine atom closer to the double bond will get a partial positive charge. That's how this carbon-carbon double bond actually has generated the electrophile for itself from a bromine molecule which was non-polar. हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में या हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में तो चलो समझ आता है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन था, तो डबल बॉन्ड ने इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को अटैक किया. बस जब तो मैंने रिएक्टिविटी पढ़ाई डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड जो है वो रिएक्टिव होता है. क्यों? क्योंकि वो ब्रोमीन सिंपल ब्रोमीन मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवा लेता है. अब ब्रोमीन रिएक्ट हो गया, ब्रोमीन मॉलिक्यूल खत्म हो गया, तो हम कहते हैं कि ब्रोमीन डीकलराइज भी हो गई है. ठीक है, आगे बढ़े. यही रिएक्शन मैकेनिज्म हाइड्रोजनेशन के साथ भी होगा. अच्छा, स्टीम के साथ हम रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ते इसका. मतलब अगर आप कहेंगे हाइड्रोजनेशन में क्या होगा, तो क्या सेम रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगा? यस ऑफ कोर्स. मतलब इफ यू आर डूइंग हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, तो उसमें कैटलिस्ट भी होता है, उसका भी कोई रोल होता है, लेकिन वो रिएक्शन मैकेनिज्म हम बनाते नहीं, होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही एक्चुअली. मतलब अगर मैं यहाँ पे कहूँ मेरे पास प्रोपीन है C3H6, एंड इफ आई मेक इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, so this would give you
C3H8 एल्केन। और एडिशन रिएक्शन में कोई और बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, एल्कीन से बस एल्केन बनेगा। लेकिन इस रिएक्शन को करवाने के लिए वी आर यूजिंग निकेल एज अ कैटलिस्ट एंड वी आर ऑल्सो हीटिंग दिस मिक्सचर। अब रिएक्शन मैकेनिज्म तो इसका भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही है, लेकिन इसमें कैटलिस्ट कुछ रोल प्ले करता है। तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग बनाते तो नहीं है ना, पूछता है क्वेश्चन में, बट वो आपका क्या कहते हैं, अगर आपसे सिंपल आप इसको अपने समझने के लिए बनाना चाहें तो ये प्रोपीन मॉलिक्यूल है। प्रोपीन मॉलिक्यूल हैज हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड। इसमें का डबल बॉन्ड मैंने फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में बनाया है। अब अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अप्रोच करेगा इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, तो अगेन सेम चीज ही होगी। मतलब वो हाइड्रोजन एटम जो कि क्लोजर टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, क्योंकि ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, तो इसमें भी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले सेंटर में था, बट व्हेन दिस डबल बॉन्ड रिपेल्स दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन पे जो डबल बॉन्ड से दूर है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो करीब है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसका जो इंटरमीडिएट होगा, इसके इंटरमीडिएट में लेट्स से दिस हाइड्रोजन एटम गेट्स अटैच टू एनी ऑफ दीज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अगर हम इसको अटैच कर दें, लेट्स से फर्स्ट हाइड्रोजन, मतलब ये हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच कर दोगे, तो जो दूसरा कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा लाइक दिस, और अगेन ये कार्बोकैटाइन बनेगा आपका। ठीक है। और फिर जो दूसरा हाइड्रोजन एटम था जो इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, दिस विल देन अटैक दिस पॉजिटिव कार्बन और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और वो एल्कीन से प्रोपेन बन जाएगा। बट अ कैटलिस्ट हैज सम पार्ट टू प्ले इन इट जो कि हम नहीं पढ़ते। हाँ, ऊपर वाले का हाइड्रोजन पे सॉरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। थैंक यू राम। तो ये प्रोपीन से प्रोपेन बन गया ना, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, फिर एक हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स भी है, अल्कोहल प्रोडक्शन वाला। मतलब जिसको मैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन मतलब अल्कोहल फॉर्मेशन वाला जो रिएक्शन है उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें बेसिकली क्या होगा, अब अगर मेरा एल्कीन दैट इज इथीन या प्रोपीन कोई भी अल्कोहल अगर इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका भी एक रिएक्शन मैकेनिज्म है, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म ही है। मतलब इसमें OH लग जाता है ना, कि एक हाइड्रोजन पे एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगा और एक कार्बन पे OH लग जाएगा। ठीक है। अब इसमें मैं वाटर के मॉलिक्यूल को बेसिकली उस तरह से ब्रेक होता हुआ नहीं दिखा रहा जैसे मैंने हाइड्रोजन को दिखा दिया या ब्रोमीन को दिखा दिया, क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी कुछ चीजें डिफरेंट हो रही होती हैं। बेसिकली अ कैटलिस्ट हैज टू प्ले अ पार्ट इन दिस, द कैटलिस्ट इज फॉस्फोरिक एसिड, राइट। अब फॉस्फोरिक एसिड कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना इसमें, तभी तो डाला है। तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म में थोड़ा सा ना, वैसे ओवरऑल रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई और नया रिएक्शन मैकेनिज्म आ जाएगा, लेकिन इसमें जो स्टेप्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में। बेसिकली वाटर में से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होना है ना, वो इतना ईजी नहीं होता है। डबल बॉन्ड अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो पहले किस चीज को अटैक करता है, वो हाइड्रोजन को अटैक करता है। अब कौन से हाइड्रोजन को अटैक करेगा, इनमें से एक हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, बट क्यों बन जाएगा ऐसे बैठे बैठे। ठीक है। अगर वो करीब भी जा रहा है तो दूसरा हाइड्रोजन भी जा सकता है उसके करीब। वैसे तो इन पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन इतनी आसानी से हाइड्रोजन को छोड़ता नहीं। बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, वीक बॉन्ड नहीं है, करीब करीब है ना। तो इसमें फॉस्फोरिक एसिड हैज अ पार्ट टू प्ले, लेकिन ये रिएक्शन मैकेनिज्म बेटा आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, रिएक्ट इसको ड्रॉ करना। लेकिन अभी रिसेंटली ना एक
क्वेश्चन जरूर पूछा गया है जिसमें उन्होंने ये रिएक्शन मैकेनिज्म बना के दिया है बकायदा फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल के साथ। वो मैं याद तो नहीं करवाऊंगा आपको, लेकिन वो क्वेश्चन हम जरूर करेंगे, तो उसमें आपको नजर आएगा कि वो क्वेश्चन में ये प्रायर नॉलेज होना जरूरी नहीं थी। तो ये मैंने अभी फिलहाल यहाँ पे ऐसे ही छोड़। ठीक है, थोड़ा सा और आगे पढ़ ले, हिम्मत है आप लोगों की, थके हुए तो नहीं हो? देखो पढ़ लेते हैं ना यार। मतलब मैं प्रोपीन का ब्रोमीन के साथ रिएक्शन दिखा रहा हूँ, पढ़ लो। क्या होगा इसमें ना, बस एडिशन होगी, कार्बन हाइड्रोजन अपनी जगह रहेंगे, दो ब्रोमीन ऐड हो जाएंगे आगे। रूम टेम्परेचर पे होना है ये रिएक्शन, कोई हीटिंग नहीं करनी, कोई कैटलिस्ट नहीं डालना। अगेन अगर मैं आपसे इसका रिएक्शन मैकेनिज्म पूछूं, तो रिएक्शन मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म है। जो अभी बनाया है वही आपने बनाना है। मतलब you have a propene molecule with carbon carbon double bond between first and the second carbon atom. और इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विल अटैक दिस ब्रोमीन। तो इस पे पार्शियल, जो डबल बॉन्ड के करीब होगा वो पार्शियल पॉजिटिव, दूसरा वाला पार्शियल नेगेटिव। और जो इसका सेकंड स्टेप होगा, इसमें क्या होना है, हमारे पास किसी भी एक कार्बन पे आके ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, और दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे इथीन के साथ हुआ था वैसे ही प्रोपीन के साथ भी होना है, कोई डिफरेंस नहीं आना है। अगर मैं ये कहूँ कि जो ब्रोमीन है इस वाले कार्बन पे अटैच्ड हुआ है, तो लेफ्ट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट? तो फर्क तो नहीं पड़ेगा फाइनल प्रोडक्ट पे। जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसमें दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे अल्टीमेटली ब्रोमीन ही दिखना है ना आपको। लोन पेयर से कर्ली एरो बनाते हैं ये। और फाइनल प्रोडक्ट वुड बी 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। बिल्कुल, क्वेश्चंस में आइसोमर भी आते हैं। हसन, क्या रिपीट करने के लिए कह रहे हो? हसन, ब्रोमीन वाला पार्ट। हसन उमर, हसान उमर। ये वाला पार्ट वो है ना कि जब व्हेन ब्रोमीन एटम अप्रोचेस दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ब्रोमीन पे तो पहले से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं है। तो वो ब्रोमीन एटम जो डबल बॉन्ड के करीब है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिटवीन टू ब्रोमीन एटम्स वो एग्जैक्टली सेंटर में होना चाहिए इनके, लेकिन एज द ब्रोमीन मॉलिक्यूल अप्रोचेस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खुद नेगेटिव होता है। ठीक है, ये बात हम जब से यही बात कर रहे हैं। तो जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट इज पुश टुवर्ड्स द ब्रोमीन एटम फार्दर अवे फ्रॉम द डबल बॉन्ड। तो जो ब्रोमीन एटम डबल बॉन्ड से दूर है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो करीब है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड अल्टीमेटली द ब्रोमीन एटम विच इज अवे फ्रॉम द डबल बॉन्ड, वो इस शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ निकल के बाहर आ जाएगा।
और ये वाला ब्रोमीन एटम जो इलेक्ट्रॉन के बगैर रह जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बन के ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के पास आ जाएगा। अब कौन सा कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देता है, इट डजेंट मैटर, वो लेफ्ट वाला भी दे सकता है, राइट वाला भी दे सकता है। अब तक तो हमारी यही बात हो रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू प्रोपीन, क्या इससे भी सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा? तब हमारे पास प्रोपीन मॉलिक्यूल है, यही पूरा रिएक्शन जो है ना, यहां से यहां तक। अभी हम रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। तो हाइड्रोजन जो है इसमें टोटल 7 हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन ऐड होगा और एक ब्रोमीन ऐड होगा। दिस टाइम यू हैव हाइड्रोजन ब्रोमाइड, नॉट ब्रोमीन मॉलिक्यूल। अब इस रिएक्शन में ना चीजें कुछ डिफरेंट हो जाती हैं। तो चीजें क्या डिफरेंट हो जाती हैं? देखिए, इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड मॉलिक्यूल अप्रोच करेगा डबल बॉन्ड को। अब हाइड्रोजन पे ऑलरेडी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ब्रोमीन पे ऑलरेडी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी मोर क्लोजर टू द ब्रोमीन एटम बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसमें क्या होना है, दिस शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी रिपेल्ड टुवर्ड्स द ब्रोमीन एटम away from the double bond, and this double bond will be attacking this partial positive hydrogen। ठीक है, एक ही, अच्छा ऊपर HCl, एक ही बात है, हाइड्रोजन HCl के साथ करें और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करें, इट्स सेम थिंग। दोनों के साथ हो सकता है, ये बताने का मकसद है। तो कभी मैं HCl ले रहा हूँ, कभी मैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले रहा हूँ। इसी तरह क्वेश्चंस में भी कभी आपको HCl मिलेगा, कभी हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिलेगा। अच्छा, अब देखें, अगर आप ये कहते हैं कि हम हाइड्रोजन, अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे कुछ भी लगा, लेकिन प्रोपीन के केस में जब मैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड या किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन करवा रहा हूं, तो लेट्स से अगर मैं हाइड्रोजन आपका फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे लगा दूं, तो पॉजिटिव चार्ज सेकंड कार्बन पे आएगा, और इससे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, इससे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। लेकिन अगर ये ऐसा होता, ये जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो लेट्स से फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे नहीं लगता, वो सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे लग जाता। दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर आपका ये हाइड्रोजन एटम सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे लगता, तो इससे जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता वो फिर 1 ब्रोमोप्रोपेन मिलेगा। हाइड्रोजन आपका लेट्स से इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे लगे सेकंड वाले, तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा वो लेफ्ट वाले कार्बन एटम पे आएगा, और जो आपका फिर ब्रोमाइड आइन जो इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया था बाहर, वो लगेगा फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जिस पे कार्बोकेटाइन बना है। तो इससे जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो डिफरेंट होगा, वो एक डिफरेंट आइसोमर है। अगर आप इनकी नेमिंग देखें तो फर्स्ट वाला है 2 ब्रोमो प्रोपेन, और जो नीचे वाला है वो है 1 ब्रोमो प्रोपेन।
Exactly. These two are isomers of each other and these two will be counted as different products. अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा? क्या दोनों इक्वल अमाउंट में बनेंगे, दोनों आइसोमर्स? नहीं। जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है ना, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये ज्यादा बनेगा। जब ये ज्यादा बनेगा तो इसको हम कहते हैं इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। और जो नीचे वाला है 1 ब्रोमोप्रोपेन, वो आपका कम अमाउंट में बनेगा एंड दिस इज नोन एज माइनर प्रोडक्ट। हमने जो मेजर माइनर अल्केन्स में पढ़ा था ना सब्स्टिट्यूशन के वक्त, वो डिफरेंट है मेजर माइनर। ये वाला मेजर माइनर जिस तरीके से बन रहा है वो डिफरेंट है। दोनों की अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। वहां पे सब्स्टिट्यूशन हुई थी तो हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स काउंट कर रहे थे। ये जो माइनर प्रोडक्ट है ये डिफरेंट है। ये किस तरह से पता चलेगा कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, उसका तरीका डिफरेंट है। वहां पे एल्केन्स में आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देख रहे थे, जिसकी सब्स्टिट्यूशन करके मेजर प्रोडक्ट बनाया जा सकता था या माइनर प्रोडक्ट बनाया जा सकता था। जो मेजर और माइनर प्रोडक्ट की जो परसेंटेज होती है, ये कांस्टेंट होती है इन ऐसे रिएक्शंस में। मतलब मेजर प्रोडक्ट 75% बनता है हमेशा। इनकी परसेंटेज वहां पे हम परसेंटेज निकाल लेते, रेशियो निकाल लेते, यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे नहीं, ये फिक्स है। मेजर प्रोडक्ट हमेशा 75% होगा, माइनर प्रोडक्ट हमेशा 25% होगा। हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है? देखिए, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो, अब दो तरीके हैं हमें ये पता लगाने के। पहले तो मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ। वो शॉर्टकट क्या है? वो शॉर्टकट ये है, नहीं इसमें ब्रोमीन कहीं भी नहीं लग सकता। ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है। सब्स्टिट्यूशन में ये हो रहा था कि ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल अगर ब्रेक हो रहा था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रही थी, तो वो ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन के, वो हमने क्लोरीन के साथ किए थे बेसिकली, ब्रोमीन के साथ भी हो सकता है वो, तो वो ब्रोमीन किसी भी हाइड्रोजन को हटा के लग जाएगा। यहाँ पे किसी भी हाइड्रोजन को हटा के थोड़ी लग रहा है, यहाँ पे तो किसी भी हाइड्रोजन को हटा के नहीं लग रहा। यहाँ तो डबल बॉन्ड में जाके एडिशन हो रही है। So bromine can get attached to either first carbon or second carbon. That's it. There is no other possibility. And that is also the addition, not substitution. ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट है ये। देखिए, इसको जरा समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा और टाइम लगाना पड़ेगा। मतलब लगाने के लिए तैयार हो 12 बजे तक क्लास रखने के लिए। अब ये बात अगर बीच में छोड़ दी ना तो मजा ही खराब हो जाएगा पूरी बात का। फिर नेक्स्ट टाइम उठाने के लिए ना पूरा एक रिएक्शन दोबारा से उठाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आज कॉम्प्रोमाइज कर लो, क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड कर लेते हैं, वरना ये बात बीच में छोड़ी ना तो नेक्स्ट क्लास में भी मुझे पूरा वो रिएक्शन वहां से लेके आना पड़ेगा। देखिए, हमारे पास ना ये जो कार्बोकैटाइन बन रहा है बीच में, इंटरमीडिएट कार्बोनियामाइन, ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है, ये डिसाइड करेगा कि मेजर प्रोडक्ट क्या है माइनर प्रोडक्ट क्या है। तो ये कैसे डिसाइड करेगा वो देखने के लिए पहले आपको इनकी टाइप्स देखनी पड़ेंगी। तो कार्बोकैटाइन की वी हैव 3 टाइप। प्राइमरी कार्बोकैटाइन, प्राइमरी कार्बोकैटाइन बेसिकली वो कार्बोकैटाइन होता है जिसमें कार्बन के साथ, मतलब जिस कार्बन के साथ आपका पॉजिटिव चार्ज आया है ना, उस कार्बन के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड हैं आपको वो देखना हो। अगर जिस कार्बन पे जो पॉजिटिव कार्बन है, उस कार्बन के साथ डायरेक्टली अगर सिर्फ एक कार्बन अटैच्ड है, लेट्स से एक कार्बन अटैच यानी CH3 अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन अटैच्ड, एक बॉन्ड तो खत्म हुआ है ना। ये जो कार्बन पॉजिटिव बना है ये डबल बॉन्ड से बना है। इसका पहले डबल बॉन्ड था, जब ये डबल बॉन्ड खत्म हुआ तो इसके साथ दो चीजें अटैच्ड पहले से थी, वो एक हाइड्रोजन था और एक कार्बन था। ऐसे कार्बोकैटाइन को हम कहते हैं प्राइमरी कार्बोकैटाइन। ठीक है। अच्छा,
मतलब इसको जो है मैं जब ये कार्बोकेटाइन बनेगा, अब इसके साथ अगर एक हाइड्रोजन आके अटैच्ड हुआ है एक्स्ट्रा एडिशन में, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। मतलब इफ योर कार्बोकेटाइन हैज टू हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड, मतलब द कार्बन, द पॉजिटिव कार्बन। अच्छा, ये जो पॉजिटिव कार्बन है ना, इसकी थोड़ी सी मैं किस वक्त कौन से कार्बन की बात कर रहा हूँ, इस कार्बन की बात कर रहा हूँ। दिस इज द कार्बन अंडर कंसिडरेशन। तो अक्सर मैं द कार्बन अंडर कंसिडरेशन उसको अल्फा कार्बन कहता हूँ। मतलब ये केमिस्ट्री की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है अल्फा कार्बन कहना, कैम्ब्रिज नहीं कह रहा होता कहीं पे अल्फा कार्बन। मतलब लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन व्हिच हैज अ पॉजिटिव चार्ज राइट नाउ, this is my carbon under consideration, so I usually call it as alpha carbon, and the carbon next to it I would call it as a beta carbon. ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी दैट वी यूज इन हायर केमिस्ट्री, बट कैम्ब्रिज, आई डोंट नो व्हाई कैम्ब्रिज हैज नेवर इंट्रोड्यूस दीज वर्डिंग्स इन इट्स कंटेंट, बट ये होता है। तो फिलहाल जस्ट टू पॉइंट, मैं यहाँ पे फिंगर रख के तो नहीं दिखा सकता ना, और बार बार ये कहना द कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज, आई एम टॉकिंग अबाउट द कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज। तो मैं इसको अभी अल्फा कार्बन ऐसा कर लेबल कर दूं, दिस इज अल्फा कार्बन। alpha carbon, if alpha carbon has two carbons directly, मतलब one carbon directly attached, like alkyl में तो मैंने यहाँ पे CH3 लगाया। अब मैं अगर इसके साथ CH2 CH3 लगा दूं, तो अभी भी जो अल्फा कार्बन है ना, उसके साथ डायरेक्टली टू कार्बन अटैच्ड है। मतलब जो पॉजिटिव कार्बन है इसके साथ डायरेक्टली तो एक ही कार्बन अटैच्ड है ना, बेशक इस एल्काइल चेन में 10 कार्बन एटम्स ही क्यों ना हो, वी हैव टू सी हाउ मेनी कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद इट, वो एक ही है। तो ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन है। ठीक है, लेट्स से अगर आप कहें कि व्हाट अबाउट दिस कार्बोकेटाइन, इस पे यहाँ पे मैंने ऊपर CH2 CH3 लगाया हुआ है, इट हैज टू हाइड्रोजन एटम। तो या तो आप ऐसे याद कर लें, इफ योर पॉजिटिव कार्बन हैज टू हाइड्रोजन एटम अटैच्ड एंड वन एल्काइल अटैच्ड, दैट इज योर प्राइमरी कार्बोकेटाइन। या तो आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से याद कर लें, या आप एल्काइल से अटैच कर लें। अब एल्काइल एक ही है, ठीक है। अब एल्काइल चेन छोटी बड़ी हो सकती है, जैसे एल्काइल चेन, अगर एल्काइल चेन को ना हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अब आगे से आर फंक्शनल ग्रुप से। मतलब अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखूं, तो जनरल फॉर्म वुड बी लाइक दिस, यू हैव अ आर चेन, दैट इज अल्काइल चेन, एंड इफ योर positive carbon has only one alkyl attached, दिस इज योर प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब आप इसको जिस फॉर्मेट में भी बना लें, लेट्स से आप यूं बना लें और यहाँ पे एक आर ग्रुप अटैच कर दें एल्काइल चेन, और एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन अटैच कर दें, दिस इज योर प्राइमरी कार्बोकेटाइन। दीज ऑल आर योर प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, नाउ व्हाट इज द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में इस पॉजिटिव कार्बन पे we will be having two alkyl chains directly attached and only one hydrogen atom. This is the secondary carbocation. For example, let's say if we have one CH3 attached over here and one CH3 attached over here. Directly we have two carbons attached to this alpha carbon atom. Directly the two है ना, this is secondary carbocation. अब ये चेन छोटी बड़ी भी हो सकती है, मतलब let's say if we have C2H5 ethyl group attached and one methyl group attached, then still this is your secondary carbocation, क्योंकि डायरेक्टली तो दो ही कार्बन अटैच्ड है ना, एक इधर और एक इधर, और एक हाइड्रोजन है। आप अगर ऐसे याद करना चाहें कि दो हाइड्रोजन है तो प्राइमरी है, अगर एक हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी है। मंतशा, वी वोंट कैटेगराइज कार्बोकेटाइंस विद हैलोजेंस, हम एल्काइल के साथ ही करेंगे, एंड आर चेन इज योर एल्काइल चेन बेसिकली, दिस आर चेन इज एल्काइल चेन। ठीक है, जी जी हो जाएंगे। ठीक है मंतशा, मतलब इफ we write it down, if positive carbon has one alkyl, that is primary carbocation। अच्छा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन को ना कुछ बुक्स में
1 डिग्री कार्बोकेटाइन भी कहा जाता है। अगर कहीं मैं 1 डिग्री कह दूं तो समझ जाना। लेट्स से इफ पॉजिटिव कार्बन हैज 2 alkyl chain, then this is secondary carbocation. But let's say if your positive carbon has 3 alkyls attached, that would be a tertiary carbocation. मतलब मेरे पास ये जो पॉजिटिव कार्बन है, इस पे मैं 3 कार्बन अटैच कर दूं। जैसे पॉजिटिव कार्बन, इस पे एक एल्काइल मैंने यहाँ अटैच कर दिया, एक एल्काइल यहाँ, मतलब 0 हाइड्रोजन। दिस इज माय टर्शियरी कार्बोकेटाइन। इसकी एग्जांपल में वी कैन जस्ट लाइक एड CH3 ओवर हियर, एक और CH3 लगा दे, एक और CH3 लगा दे। यहाँ पे यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इट लाइक दिस, एक CH3 लगा हुआ है। अब कोई और बड़ी अल्काइल चेन भी हो सकती है, एक प्रोपाइल चेन लगा दें तो भी ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन कहलाएगा। इनसे हमें पढ़ना है क्या है? इससे एक्चुअली हमें पढ़नी है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस क्या होती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज, जो टर्शरी कार्बोकेटाइंस होते हैं ना, मतलब आई एम राइटिंग दिस ऑर्डर फ्रॉम, लेट मी राइट इट फ्रॉम लीस्ट स्टेबल टू मोस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइंस आर प्राइमरी कार्बोकेटाइंस, अभी बात करते हैं क्या है मतलब है स्टेबिलिटी से। और आपका उससे ज्यादा स्टेबल होता है आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, and then most stable carbocations are your tertiary carbocations. This is the order of stability. It is from most least stable to most stable. अब जो most stable carbocation होता है, it stays in a reaction mixture for a longer period of time. Most stable carbocation, या मोस्ट तो नहीं कहना चाहिए, इफ यू हैव टू कंपेयर 2 कार्बोकेटाइन तो या तो प्राइमरी सेकेंडरी होगा या टर्शियरी सेकेंडरी होगा, या प्राइमरी टर्शियरी हो सकता है। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन स्टे इन अ रिएक्शन मिक्सचर फॉर अ लॉन्गर period of time, and this will give a major product when formed as a intermediate. अब ये बात थोड़ी सी ऑकवर्ड लगेगी, बट आपने इस बात को डाइजेस्ट करना है। The carbocation that is more stable will stay in a reaction mixture for a longer period of time. In organic chemistry, in multi-step reactions, वो इंटरमीडिएट जो रिएक्शन मिक्सचर में ज्यादा टाइम के लिए स्टे कर सकता है, अल्टीमेटली दैट विल गिव यू मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात आपको बस डाइजेस्ट करनी है किसी तरह। एग्जैक्टली ये बात इंट्यूटिवली आपको समझ नहीं आनी, कि ये बात आपको याद रखनी है कि द मोर स्टेबल द कार्बोकेटाइन इज, it would yield the major product, वो ज्यादा
प्रोडक्ट देगा। अच्छा, अब बात ऐसी है कि जो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, वो मोर स्टेबल है क्यों? तो वो भी तो आपको समझाना है। हम्म, देखें, अब अगर हम बात करते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन की, इसके साथ भी है वन एल्काइल चेन एंड टू हाइड्रोजन एटम्स। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, जिसके साथ वी हैव टू एल्काइल चेन एंड वन हाइड्रोजन एटम। एंड टर्शियरी कार्बोकेटाइन which have three alkyl chains and zero hydrogen atom। अब इसमें होता क्या है? होता ये है कि ये जो एल्काइल चेन्स है ना, अगर मैं इनकी जगह एल्काइल चेन लगा दूं तो आई थिंक ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात। इंस्टेड ऑफ राइटिंग आर चेन, लेट मी राइट एल्काइल चेन CH3 हियर। सारी एल्काइल चेन ना मैं सेम ही लगा रहा हूँ मिथाइल चेन, ताकि कंपैरिजन इजी हो जाए। अदरवाइज ये चेन आपको पता है कि ये एक से ज्यादा कार्बन एटम की भी हो सकती है, लेकिन कहलाएगी वन ही एल्काइल चेन। दिस एल्काइल चेन हैज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। बात जो मैं कर रहा हूं ये थोड़ी सी आपने बहुत बहुत ही पहली बार पढ़ा है आप। ये एल्काइल चेन्स, these are also known as alkyl groups, have electron releasing effect। we say that इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट भी कहते हैं इसको, या फिर हम इसको ये भी कहते हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स। या कभी कभार मार्किंग की में ना इसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ होता है दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इन सबका मतलब एक ही है। ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है ना, जैसे एल्काइल चेन है CH3 की, ये अपने इलेक्ट्रॉन नेबरिंग कार्बन एटम की तरफ पुश कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं वो बात हम नहीं करेंगे, बस हमें ये याद रखना है कि ये पुश करते हैं नेबरिंग कार्बन एटम पे जिससे पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन में एक एल्काइल ग्रुप है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन पुश करेगा वो कम हो रहे हैं। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में भी हैव टू एल्काइल्स, तो जो इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है। तो जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन का पॉजिटिव कार्बन है उसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा, डोंट यू थिंक कि वो साइज में रिलेटिवली, अब मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बना रहा हूँ उसको, रिलेटिवली बड़ा होगा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन योर टर्शरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, जो सबसे छोटा होगा साइज में वो टर्शरी कार्बोकेटाइन का होगा, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो गया है ना। न्यूट्रलाइज क्यों हो गया है वो? क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट उनकी तरफ आ रहा है, जब एल्काइल ग्रुप्स अपने इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव कार्बन की तरफ पुश कर रहे हैं, ये साइज में छोटा हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन पॉजिटिव गेट स्मॉलर। यस, चार्ज को स्मॉलर नहीं कहते हम, ये कहते हैं वीक हो गया।
गेट्स वीकर। मतलब लिखना ये नहीं होगा, लिखना क्या होगा एग्जाम में वो मैं बताऊंगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। गेट्स वीकर व्हेन more alkyl groups are attached to it due to, and this phenomena is known as positive inductive effect. This gets smaller due to positive inductive effect. This pushing of the electrons of the alkyl group to this positive carbon is known as positive inductive effect. In the exam, you are just supposed to write tertiary carbocation has more alkyl groups attached, hence a greater positive inductive effect. So it is more stable. If this charge, positive charge, is more smaller or weaker, it means it is less susceptible to the nucleophilic attack or less susceptible to the attack by a negative ion. So basically, so positive carbon is less susceptible to the attack by नेगेटिव स्पीशी कह लो उसको, या फिलहाल न्यूक्लियोफाइल कह लो। So that's why if the charge is smaller, it is difficult for a negative ion to attack it or to make a bond with it. Hence, this tertiary carbocation will be staying in a reaction mixture for a longer duration or a longer period of time, and ultimately the carbocation that is going to stay in a reaction mixture for a longer period of time, that would give you a major product. Now let's just go back to the reaction where it all started. Here in this reaction, can you identify which carbocation? Here we have two carbocations. Can you identify which carbocation is a primary carbocation, which one is secondary, or if any tertiary present? The first carbocation, which carbocation is this? Is this your primary, secondary, or tertiary? पहला वाला secondary है। Yes. The first one is your secondary carbocation, because if you see the positive carbon or the alpha carbon, it has directly two alkyls attached to it and one hydrogen. It is this case. ठीक है, so this is your secondary carbocation. ठीक है, तो this one is secondary carbocation. And the other one is your, ये नीचे वाला क्या है? Primary carbocation, because if you see this one, the alpha carbon has two hydrogens atom directly attached and one alkyl chain attached. This one is your primary carbocation.
ठीक है, तो विच वन इज मोर स्टेबल? सेकेंडरी कार्बोकेटाइंस आर मोर स्टेबल, and the primary carbocation are less stable. So the more stable carbocation gives you the major product. That's why the major product is 2-bromopropane, because it is formed from the formation of secondary carbocation, whereas 1-bromopropane is formed from the formation of primary carbocation. समझ आई बात? बस जस्ट रैपिंग इट अप, आपसे ना वो ये चीज जरूर पूछ सकता है, इज बियॉन्ड फ्राई। हसन बस 2 minutes। why 2 bromopropane is formed as a major product? Two bromopropane is formed from secondary carbocation which is a more stable carbocation, which is more stable for what reasons? Due to more positive inductive effect. Has more electron releasing, or you can also write it electron donating alkyl groups are attached to positive carbon. That's it. Thank you so much guys for your cooperation. I really appreciate it. आपने इतना टाइम वेट कर लिया और चीज़ों को सुन लिया। I will try my best कि मैं recordings जल्द से जल्द अपलोड कर दूं and these class notes as well. You guys may leave if you do not have any questions.